संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2021 ये कानून अगर हरियाणा में लागू होता है तो आप मान के चलिए कि हरियाणा में इमरजेंसी लागू होने जा रही है। ऑब्जेक्टिव एंड रीजंस जो इस कानून के हैं उसमें सरकार खुद कह रही है कि ये लोगों को डराने के लिए लाया गया है। घटना जिसके फलस्वरूप क्षति हुई है उसका नेतृत्व करने वाले, उसको आयोजित करने वाले, उसकी योजना बनाने वाले, उसको प्रोत्साहित करने वाले, उसको भड़काने वाले, उसके अंदर भाग लेने वाले एवं अंजाम देने वाले सभी को सजा मिलेगी। कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है हर एक नागरिक का अधिकार है लोकतांत्रिक। उसी राइट टू प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़े दिन पहले एक पिटीशन डली थी दिसंबर के अंदर कि किसानों को जो है बॉर्डर से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से मना कर दिया कि आपने तो उस राइट टू प्रोटेस्ट को भी किल करने का काम किया है, आप कैसे कर सकते हैं आप उसको किल? बताइए। जिन्होंने हिंसा फैलाई है उनसे आप रिकवरी कीजिए, हर एक उस व्यक्ति से रिकवरी कीजिए जिसने हिंसा फैलाई है, लेकिन उसके नाम पर सबको लपेटेंगे क्या? कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम है, प्रदेश का काम है। उस कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी लोगों से पहले से टैक्स ले रही है। उस कानून व्यवस्था को बरकरार रखने का जो खर्चा है आप प्रोटेस्टर से लेंगे, तो आप टैक्स क्यों ले रही हैं? अब मैं एक भारत के नागरिक के रूप में एक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ शांति प्रिय, और मैं भारत के नागरिक के रूप में उसको टैक्स मेरे टैक्स से वो सीआरपीएफ का व्यक्ति वहां पर नौकरी कर रहा है। अब मैं उस प्रोटेस्ट का खर्चा भी दूंगा सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट का। तो यहाँ पर जो है सरकार ने एनएचएआई की परमिशन के बिना रोडों को खोदने का काम किया, तो अपने आप में अपराध है। उस अपराध की सजा कौन भुगतेगा? किसी को पता ही नहीं है। ये आपका फेलियर है कि 17 फरवरी की मुख्यमंत्री की मीटिंग के बाद में भी मुख्यमंत्री जो है लोगों को, भारत हरियाणा के नागरिकों को कन्विंस करने में असफल हुए और अगले दिन साजिशकर्ताओं ने वहाँ पर साजिश कर दी। उसका जिम्मेदार कौन है? अब दिल्ली पुलिस ने बाकायदा वहाँ पे पत्थरबाजी कराई, तो उसमें जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होनी चाहिए, लेकिन उसको भुगतेगा कौन? किसान। हाँ, इस बात को समझिए। जो गिरफ्तारियां हुई बाद में उसको भुगता किसने? किसानों ने। दिल्ली पुलिस ने तो नहीं भुगता। तो प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की क्या जिम्मेदारी होगी? उस पुलिस की जिम्मेदारी के ऊपर ये पूरा का पूरा एक्ट साइलेंट है। आपने सुना होगा कि हरियाणा सरकार एक कानून लाने जा रही है। अगर किसी भी प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा होती है तो प्रदर्शन करने वालों से उसकी वसूली की जाएगी। ये इतना भर नहीं है। इस कानून को अगर आप और गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये इमरजेंसी का ऐलान है। अगर ये कानून हरियाणा में लागू होता है तो किसी भी तरह का प्रदर्शन संभव नहीं है। विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2021 ये कानून अगर हरियाणा में लागू होता है तो आप मान के चलिए कि हरियाणा में इमरजेंसी लागू होने जा रही है। मैं जब इस कानून के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था या जानने की कोशिश कर रहा था तो एक नाम मेरे दिमाग में आया कि ये शरिया कानून है जो हरियाणा सरकार लागू करने जा रही है, क्योंकि शरिया कानून में इस तरह के प्रावधान होते हैं। लेकिन इसके बारे में जब और ज़्यादा जानकारी मिली तो पता चला कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या कुछ ये कानून है और क्यों ये इतना ख़तरनाक है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील रविंदर सिंह ढूला हमारे साथ मौजूद है। सर, ये क्या कानून है और क्यों इसको इमरजेंसी जैसा खतरनाक कानून कहा जा सकता है? जी महेंद्र जी, देखिए इस कानून की एक बड़ी विशेषता है। मैं आपको पहले बता दूं कि भारत के अंदर जब सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान के ऊपर जो है पहले से 1984 से एक कानून मौजूद है जिसके अंदर सज़ा का प्रावधान भी है यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है तो। लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये कानून लेकर के आई सरकार, ये कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि डेटरेंट मेजर है। जैसे कि सरकार खुद कह रही है इस मामले में, ऑब्जेक्टिव एंड रीजंस जो इस कानून के हैं उसमें सरकार खुद कह रही है कि ये लोगों को डराने के लिए लाया गया है। यदि आप उसको पढ़े, मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ इसके ऑब्जेक्ट एंड रीजंस को ही। इसके ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में लिखा गया है, जहां आम जनता ने भीड़ हिंसा के विपरीत अतीत और हालिया उदाहरणों को गंभीरता से लिया है। इसके आगे लिखते हैं, ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हिंसा के अपराधियों के साथ साथ
अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, कोई भी किसी को भी दिक्कत नहीं है, कि साथ साथ आयोजकों, भड़काने वालों आदि के मन में डर पैदा करने के लिए कानूनी ढांचा होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट एंड रीजंस है। ऑब्जेक्ट एंड रीजंस ये कोई नहीं है क्योंकि पब्लिक वेलफेयर, ऑब्जेक्ट एंड रीजंस ये है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके मन में डर पैदा होना चाहिए। पहले तो सरकार एक बड़ा गजब का कानून लेकर के आ रही है डर पैदा करने के लिए। ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सबसे बड़ी एक बहुत गजब की चीज़ इसको देखने को मिलेगी। आपको मैं बता दूं, भारत के अंदर जो सज़ा दी जाती है इंडियन पिनल कोड के तहत, ज़्यादातर जो सज़ाएं हमारे यहाँ पे भारत के अंदर एक दो इक्का दुक्का ऑफेंसेस को छोड़ करके वो रिफॉर्मेटिव है, यानी कि व्यक्ति को सुधारने के लिए। अपराधी यदि जेल में जाता है तो वो बाहर आए, सुधर करके एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करे। कुछ ऐसे ऑफेंसेस को छोड़ करके जहाँ पे कि डेटरेंट पुनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि फांसी की सज़ा वहाँ पर है। उसके अलावा सभी ऑफेंसेस में जो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। तो यहाँ पर तो एक मानिए कि एक पब्लिक प्रोटेस्ट के अंदर यदि कोई हिंसा हो जाती है तो अब हिंसा करने वाले जो कारक हैं उनसे किस प्रकार से वसूली करनी चाहिए उसका एक पैरामीटर इन्होंने तैयार किया है। लेकिन इस पैरामीटर में मुझे बड़ी गंभीर आपत्ति है। मैं आपको बता दूं कि 2009 में एक फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था आंध्र प्रदेश राज्य के खिलाफ। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉइंटेड कमेटी बनाई थी। कमेटी ने जो है सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। मोटा मोटा जो है उन्हीं 2009 की रिकमेंडेशंस को लागू करता है ये कानून। उसमें से कुछ जगह पे डेविएट करता है। वो जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ तक वो बात ये करते हैं कि यदि एक व्यक्ति जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, उससे रिकवरी के लिए क्लेम कमिश्नर होना चाहिए। क्लेम कमिश्नर के पास में दावे कैसे दिए जाएंगे, वो फैसला कैसे सुनाएगा, ये सब कुछ ठीक है, इससे किसी को भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहाँ आती है? सुप्रीम कोर्ट 2009 के अपने फैसले में बिल्कुल स्पष्ट करती है कि किसी भी प्रकार के कानून के द्वारा किसी इनोसेंट प्रोटेस्टर को तंग न किया जाए, किसी इनोसेंट ऑर्गेनाइजर को तंग ना किया जाए। यानी कि यदि कोई आयोजक जो है बेहद ईमानदारी के साथ कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, उस पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर किसी कारण से कोई हिंसा हो जाती है तो उस हिंसा के लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी ना ठहराया जाए जो कि बेसिकली एक पीसफुल प्रोटेस्ट के इरादे से वहाँ पर बैठा हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट करती है। लेकिन हमारा जो कानून है, इसकी जो धारा है आपकी 14 बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका भाग 2 मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ तो लोगों को तभी समझ में आएगा। दावा अभिकरण मुआवजे के लिए प्रत्येक दावे का अवधारण करते समय, यानी किस दावे का जब किस प्रकार से उसके क्वांटम को डिटरमाइन किया जाएगा, घटना जिसके फलस्वरूप क्षति हुई है उसका नेतृत्व करने वाले, उसको आयोजित करने वाले, उसकी योजना बनाने वाले, उसको प्रोत्साहित करने वाले, उसको भड़काने वाले, उसके अंदर भाग लेने वाले एवं अंजाम देने वाले सभी को सजा मिलेगी, सभी से रिकवरी होगी। अब यदि मैं शब्द बात करता हूँ प्रोत्साहन की, अब प्रोत्साहन को इन्होंने ये कहीं डिटरमाइन नहीं किया कि प्रोत्साहन कहाँ किसको माना जाएगा। अब मान लीजिए आप फेसबुक के ऊपर किसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे भी प्रोत्साहन माना जाएगा। जैसे अभी जैसे किसान आंदोलन है, उसके दौरान सभी अपील करते हैं कि दिल्ली चलो, बॉर्डर पे चलो, तो ये प्रोत्साहन हो गया। लेकिन अगर वहां पर कोई हिंसा करता है, जैसे कि हिंसा ये भी होती है कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता आके पत्थरबाजी करते हैं, तो वो भी क्लेम उन लोगों के ऊपर चला जाएगा जो लोग वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अब दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ 2 जगह पर, टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी, सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के बाद में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ पत्रकार महोदय ने भी वहां पर गिरफ्तार किए गए। उसी दौरान बहुत तरह के तमाशे वहां पर किए गए वहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा। और वो सब चीज़ों का भी इसका मतलब तो लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए हिंसा करने वाला कारक, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के अंदर बॉर्डर पे कुछ ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा, मीडिया के सामने भी लेकर के आए जो कि हिंसा फैलाने की मंशा रखते थे या उनको शक हुआ कि हम हिंसा फैला सकते हैं, तो उन लोगों को उन्होंने पकड़ा। अगर इस तरह के व्यक्ति अगर किसी प्रोटेस्ट के अंदर ना पकड़े गए और वो किसी प्रकार की हिंसा कर देते हैं तो इस हिंसा के लिए अंजाम देने वाला, तो चलो मैं मानता हूँ हिंसा अंजाम देने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी किसी प्रकार की सरकार के अंदर मतलब किसी भी कानून के अंदर कोई वो नहीं होनी चाहिए। आप उसको दया भावना से मत देखिए जो व्यक्ति हिंसा करता है। लेकिन भाग लेने वाले, आयोजन करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, भड़काने वाले, योजना बनाने वाले, बहुत वेग शब्दों का इस्तेमाल किया आपने तो सब चीज़ों को घसीट दिया। इसका मतलब तो ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर कोई लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन बैठ करके बात करती है कि कल हम जाकर के सड़क के ऊपर प्रदर्शन करेंगे, आप चले गए, अगले दिन सड़क के ऊपर जाकर के कोई हिंसा हो गई तो जिस बंदे के घर में योजना बनी है वो बंदा भी मर गया।
भाई हिंसा करने वाले कारकों को आप पकड़िए ना, आप उसके साथ में सबको लपेट रहे हैं। सीधी सीधी बात है जो इन्होंने ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में कहा है कि हम डराने के लिए कानून लेकर के आ रहे हैं ताकि लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना बंद कर दें, जो कि न केवल असंवैधानिक है बल्कि गैर कानूनी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रामलीला मैदान की जो के अंदर जो हिंसा पुलिस के द्वारा जो हिंसा की गई थी 2012 में, उसमें ये बाबा रामदेव का जब आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान रात को पुलिस ने खदेड़ दिया था आंदोलनकारियों को। उस दौरान कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी या डायरेक्शंस दिए थे उसके जिक्र करें। सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया था। सुओ मोटू कॉग्निजेंस का मतलब है कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है किसी मामले पर। स्वतः संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है हर एक नागरिक का अधिकार है लोकतांत्रिक। उसी राइट टू प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़े दिन पहले एक पिटीशन डली थी दिसंबर के अंदर कि किसानों को जो है बॉर्डर से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से मना कर दिया कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, इन्होंने कोई हिंसा नहीं की तो इनको हटाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। पूरी तरह से मना किया सुप्रीम कोर्ट ने। हम सबके सामने है ऑर्डर, हम सबके सामने है। तो यदि राइट टू प्रोटेस्ट कोई अनडेमोक्रेटिक या गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती उनको हटाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया। जब नहीं किया तो राइट टू प्रोटेस्ट को तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा ना साहब। आपने तो उस राइट टू प्रोटेस्ट को भी किल करने का काम किया है। आप कैसे कर सकते हैं आप उसको किल? बताइए। जिन्होंने हिंसा फैलाई है उनसे आप रिकवरी कीजिए, हर एक उस व्यक्ति से रिकवरी कीजिए जिसने हिंसा फैलाई है, लेकिन उसके नाम पर सबको लपेटेंगे क्या आप? अच्छा, एक चीज़ और है सर इसमें कि सिर्फ ये नहीं है कि अगर हिंसा हो जाती है तो रिकवरी होती है। अगर किसी प्रोटेक्ट से डील करने के लिए वहाँ पर फोर्स बढ़ाई जाती है, डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाता है, तो उनके अगेंस्ट भी वसूली। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि एक मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट है। हालांकि कुछ इक्का दुक्का केसों में कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट एक कानून के तौर पर लेकर के आई गई है कि यदि कोई सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर तो उसके डिप्लॉयमेंट का सारा खर्चा प्रोटेस्टर्स देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी हैरानी वाली चीज़ है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम है, प्रदेश का काम है। उस कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए प्रदेश के सभी लोगों से पहले से टैक्स ले रही है। उस कानून व्यवस्था को बरकरार रखने का जो खर्चा है आप प्रोटेस्टर से लेंगे, तो आप टैक्स क्यों ले रहे हैं भाई? आप टैक्स क्यों ले रहे हैं फिर? आप मुझे बताइए। पुलिस है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज है, सीआरपीएफ है जिसको कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि रिजर्व फोर्सेज है। अब सीआरपीएफ को ऐसे तो खर्चा नहीं चल रहा, हम टैक्स पेयर्स के खर्चे से सीआरपीएफ चल रही है। हम पहले से उनकी तनख्वाह के लिए सब चीज़ों के लिए खर्चा दे रहे हैं। अब मैं एक भारत के नागरिक के रूप में एक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ शांति प्रिय, और मैं भारत के नागरिक के रूप में उसको टैक्स मेरे टैक्स से वो सीआरपीएफ का व्यक्ति वहाँ पर नौकरी कर रहा है। अब मैं उस प्रोटेस्ट का खर्चा भी दूंगा सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट का। ये और भी बड़ी गजब की चीज़ है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि बहुत बार ये होता है प्रोटेस्ट के दौरान, ऐसा नहीं होता है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो ही हिंसा करते हैं। कई बार हमने देखा है, जैसे आपने रामलीला मैदान का उदाहरण दिया, बाबा रामदेव का जो आंदोलन हो रहा था उस दौरान आपने कहा कि पुलिस ने जो हिंसा की थी, पुलिस ने जो एक्शन लिया था। इस आंदोलन के दौरान भी हमने देखा, इस आंदोलन के दौरान हमने यहाँ तक देखा कि सरकार की तरफ से सड़कें खुदवा दी गई। इस आंदोलन के दौरान हमने ये देखा कि किस तरह से कुछ लोगों को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया कि वहाँ पे जाके आप पत्थरबाजी कीजिए। हमने ये भी देखा कि सरकार की गलती की वजह से हरियाणा 2-2, 3-3 बार जला है। बहुत सारे लोगों की पुलिस की गोली से मौत हुई है। क्या अगर सरकार की तरफ से कोई इस तरह का लैक होता है या सरकार की तरफ से कोई इस तरह की हिंसा होती है या संपत्ति को नुकसान होता है, क्या उससे भी वसूली का कोई प्रावधान है इसमें? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ी गज़ब की चीज़ है। आप ये बताइए कि भाई आज के दिन में वर्तमान, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सड़कें खोदी। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट के जो है NHAI एक्ट है जो, उसके तहत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को खोदना जो है कानूनी अपराध है, और आप NHAI की परमिशन की बिना तो वहाँ पर पाइप भी नहीं डाल सकते सड़कों के अंदर। आपको रिटर्न प्रायर परमिशन चाहिए NHAI की, जिसमें आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि यदि आप सड़क के अंदर पाइप भी डालोगे उस पाइप का खर्चे का जो है ना वो भी आप देंगे बाद में, उसको एज इट इज बेसिस पे दोबारा बना करके देंगे यदि कोई भी किसी प्रकार का कोई खर्चा आता है। हम देखते हैं, हम करवाते हैं इस प्रकार की चीज़ें। सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोगों को अपने खेती के लिए, सिंचाई के लिए पाइप डालनी पड़ती हैं, सारा खर्चा वो लोग खुद बियर करते हैं। तो यहाँ पर जो है सरकार ने NHAI की परमिशन के बिना रोडों को खोदने का काम किया, तो अपने आप में अपराध है। उस अपराध की सज़ा कौन भुगतेगा? किसी को पता ही नहीं है।
और जब आरक्षण आंदोलन के दौरान जो दंगे हुए थे उसमें भी सरकार की बनाई हुई कमेटी ने एक तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहराया। निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2009 के फैसले में कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है, ये नागरिकों का काम नहीं है। यदि नागरिक कुछ गलत करते हैं सरकार केवल उनको पनिश कर सकती है। अब सरकार जो अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, क्योंकि इस सरकार में आप देखेंगे 2014 से अब तक सरकार में कितने वायलेंस हुए हैं। कोई एक वायलेंस तो नहीं है आपके पास में, आपके पास में पूरा एक एराना ऑफ वायलेंसेस है जहाँ पर सरकार की मशीनरी जो है फेल हुई है। कोई एक वायलेंस नहीं है। वो क्यों हुआ? क्योंकि टाइमली इंटरवेंशन नहीं था, टाइमली डिसीजन नहीं था। चाहे संत रामपाल वाला मामला हो, चाहे आपका गुरमीत राम रहीम वाला मामला हो, यदि सरकार चेतती, पहले टाइम पे चेतती, एक प्रोविजनिंग बनाती तो गलत होता। हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा कि धारा 144 राम रहीम वाले मामले में गलत लगाई है। संत राम रहीम वाले मामले में धारा 144 का इंपोजिशन गलत तरीके से किया गया था और लोग वहां पर पहुंच गए। लोगों को पहुंचने के बाद तो हिंसा होगी, आपने उनको पहुंचने क्यों दिया? पहली चीज ये थी। संत रामपाल वाले मामले में भी ऐसा हुआ, जब हाई कोर्ट उनको बुला रही थी यहाँ के लिए, तो आपके किसी भी अधिकारी ने जाकर के उनको समझाने की और उनको बात करने की कोशिश नहीं की। आपने सिचुएशन को इतना एग्रीव होने दिया कि एक तरह से एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई वो, और वायलेंस हुआ अलग। ऐसे ही आरक्षण वाले मामले में वायलेंस स्टार्ट होता है 18 फरवरी को। 17 फरवरी को सरकार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग चल रही थी। ये आपका फेलियर है कि 17 फरवरी की मुख्यमंत्री की मीटिंग के बाद में भी मुख्यमंत्री जो है लोगों को, भारत हरियाणा के नागरिकों को कन्विंस करने में असफल हुए और अगले दिन साजिशकर्ताओं ने वहां पर साजिश कर दी। उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये आज के दिन में भी आपका किसान आंदोलन के अंदर देखिए, कंप्लीट फेलियर हरियाणा के सरकार का, हरियाणा का मुख्यमंत्री का जो भी हुआ है, कंप्लीट फेलियर है। सरकार बेशक उससे दरकिनार करते रहे। पिपली के अंदर पुलिस ने जो हिंसा की थी वो उसका कोई मतलब नहीं था, कतई भी नहीं था। बेशक से अब सरकार ये कहती रही कि प्रशासनिक फैसला था। प्रशासनिक फैसला कभी भी सरकार की इंटरवेंशन के बिना हो ही नहीं सकता इस तरह के मामलों में। ठीक, अच्छा सर, एक कानून पहले से था, इस तरह का कानून है केंद्र सरकार का, क्या स्टेट को अलग से कानून लाने की ज़रूरत है, या फिर इसमें कुछ है कि भी हमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत थी? देखिए, जहाँ तक इस कानून की मैं आप बताइए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडेंस थी 2009 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पैटर्न ऑलरेडी बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो डैमेज होता है उसके लिए जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि हिंसा फैलाते हैं, उनको डिटरमाइन करके, उनको चेक करके, उनकी वीडियोग्राफी करवा के, और पूरी सेंसिटिव, उसमें वीडियोग्राफी का भी प्रोविजन है, इसके अंदर नहीं है। अच्छा। आपको इसके अंदर प्रोटेस्ट को डिफाइन करना चाहिए था कि प्रोटेस्ट किस टाइप होंगे। अब प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कर्टेल करने के लिए, उसमें हिंसा को कर्टेल करने के लिए सरकार किस तरह के काम करेगी, इस तरह का कुछ भी इसके अंदर जिक्र नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने लिख करके दिया है कि किस प्रकार से आप पुलिस को निर्देश दिए, मीडिया को निर्देश दिए कि भाई मीडिया किस प्रकार से उस प्रोटेस्ट की रिपोर्टिंग करेगा। ठीक है, पुलिस को निर्देश दिए कि पुलिस उसको प्रोटेस्ट को कैसे कवर करेगी, चेक करेगी और किस प्रकार से इंश्योर करेगी कि हिंसा ना फैले। अब दिल्ली पुलिस ने बाकायदा वहाँ पे पत्थरबाजी कराई, तो उसमें जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होनी चाहिए, लेकिन उसको भुगतेगा कौन? किसान। हाँ, इस बात को समझिए, जो गिरफ्तारियां हुई बाद में उसको भुगता किसने? किसानों ने। दिल्ली पुलिस ने तो नहीं भुगता। तो प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की क्या जिम्मेदारी होगी? उस पुलिस की जिम्मेदारी के ऊपर ये पूरा का पूरा एक्ट साइलेंट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में स्पष्ट तौर पर लिखा, और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये गाइडलाइन तब तक इफेक्टिव रहेंगी जब तक राज्य अपने लिए कानून नहीं बना देते। तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट जो है अब इनऑपरेटिव होगी हरियाणा में, कल यदि ये कानून पास हो जाता है तो ऐसे में पुलिस और मीडिया की जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी उसका क्या? कुछ भी नहीं। तो ऐसा है कि कुल मिला के अगर ये कानून लागू होता है तो आप छोड़िए किसान आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन, आपके घर के बाहर की, आपके गली मोहल्ले की जो सड़कें ख़राब होती हैं उनको लेके आप डीसी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, वो करना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।